नमस्कार। यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की और महाराष्ट्र में आज हो रही पार्टी की बैठक एनसीपी की बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों गुटों ने बैठक बुलाई है। शरद पवार ने भी बुलाई है, उधर अजीत पवार ने भी बुलाई है। अब देखना ये होगा कि बहुमत किसके साथ है। पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और एमपी एमएलए, कितने एमपी एमएलए शरद पवार के साथ हैं और कितने अजीत पवार के साथ हैं। दोनों अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी ये सब तमाशा बड़े खुश होकर देख रही होगी। आपको भी जिज्ञासा होगी कि होगा क्या महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो इस समय सस्पेंस कायम है, एक तरफ एकनाथ शिंदे के विधायक अयोग्य घोषित किए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। माना यह जा रहा है बीजेपी को जरूरत थी, अगर बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, जो विधायक अयोग्य ठहराए गए हैं, तब उस स्थिति में कोई न कोई साथी बीजेपी को चाहिए था। अजीत पवार बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहे थे बीजेपी ज्वाइन करने की। एक बार वो शपथ भी ले चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गच्चा खा जाते थे। इस बार विजयी मुद्रा में डिप्टी सीएम की शपथ ले चुके हैं और इस बार कई कद्दावर नेता, प्रफुल्ल पटेल और दूसरे जो पिलर थे, मैं तो यही कहूँगा कि वो साथ में हैं अजीत पवार के। अब एक म्यान में बीजेपी ने 3 तलवार रख दी हैं। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस जो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बनूं। बीच में तो ये हालत हो गई थी, एकनाथ शिंदे का जो काम करने का तरीका है कि दोनों में वार्तालाप बंद हो गया था। असहज महसूस कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। आप जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि बीजेपी ने जिस तरह 3 तलवार एक म्यान में रख दी, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, और ये सारी कवायद 2024 को लेकर है। महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा प्रदेश है और सबसे ज्यादा सीटें, सांसदों की संख्या महाराष्ट्र से आती है। बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि वहां ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत पाए, लेकिन किसके सहारे? ये सब लोग जो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं या बीजेपी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, एकनाथ शिंदे इलेक्शन मैनेजमेंट करते थे, फाइनेंसर थे। जो आइकॉन हैं शिवसेना के, उद्धव ठाकरे। अगर बीजेपी इसी तरीके से एनसीपी में, शरद पवार एक चेहरा हैं, एक फेस हैं, बाकी अजीत पवार या दूसरे नेता सिर्फ मैनेजर हैं। अब बीजेपी खुश है इन मैनेजरों को तोड़कर। कल मेरी एक महाराष्ट्र में हमारे मित्र पत्रकार हैं, उनसे बात हो रही थी, तो उनका साफ कहना है कि महाराष्ट्र में मैसेज बड़ा गलत जा रहा है इसका। पहले ही वहां 2 तरह की लॉबी है और गुजरात लॉबी पर प्रश्न खड़े किए जाते हैं। जिस तरीके से बहुत सारे जो प्रोजेक्ट थे महाराष्ट्र से गुजरात शिफ्ट किए गए, तो आम जनमानस में धारणा है कि गुजरात लॉबी नए नए प्रयोग कर रही है महाराष्ट्र में। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 में इन मैनेजरों के सहारे बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी महाराष्ट्र में। तोड़ना ही था तो मैं समझता हूं जो पार्टी के चेहरे हैं उन्हें अपने साथ लाना चाहिए था, चाहे वो
शरद पवार हैं या बाला साहेब ठाकरे के उत्तराधिकारी है। ठाकरे परिवार से किसी को लाना था, लेकिन बीजेपी खुश है अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को साथ लाकर। फिलहाल एक मैसेज है कि भी कोर्ट ने जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के विधायकों को और एकनाथ शिंदे को अयोग्य ठहराया गया है, अगर उन्हें हटा दिया जाता तो क्या होता। अब जो गोटी हैं वो फिट हो गई हैं। एकनाथ शिंदे के जाने से कोई फर्क फिलहाल सरकार पर नहीं पड़ने वाला। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि जितने दलों को या जितने नेताओं को अपने साथ बीजेपी ले रही है, इनको 2024 और 2024 से पहले एडजस्ट किस तरह करेगी। प्रफुल्ल पटेल सपना देख रहे हैं केंद्र में, केंद्र की राजनीति में आने का। चिराग पासवान भी सपना देख रहे हैं बिहार से आने का। दक्षिण के राज्यों से कई पार्टियों के नेता भी सरकार में आने का, केंद्र की सत्ता में आने का ख्वाब देख रहे हैं। अगर इसी तरीके से जो नेता इस समय क्यू में हैं, मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जाता है, तो बीजेपी के पास अपने लिए क्या बचेगा और अपनों के लिए क्या बचेगा, और क्या अपने असंतुष्ट नहीं होंगे। मध्य प्रदेश में हम देख चुके हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, बड़ा गुणगान किया जाता था उनका और उन्होंने गेम चेंज भी किया। मध्य प्रदेश में सरकार बनवा दी बीजेपी की, लेकिन अब 2024 में पासे उल्टे पड़ रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में रोष है। जिस तरीके से एडजस्ट किया गया, मंत्री पद दिया गया सिंधिया को, अब वहां कार्यकर्ता सहज नहीं है। जो उनके अपने कार्यकर्ता थे वहां, जो चुनाव लड़ते थे सिंधिया के खिलाफ, वो असहज हैं और वो लोग कांग्रेस में जाने की फिराक में हैं और कई चेहरे कांग्रेस ज्वाइन भी कर चुके हैं। तो ये परिणाम या दुष्परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं महाराष्ट्र में भी, अन्य प्रदेशों में भी। आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स करिए। मैं पर दर पर आपको ये सारी जो अंदरूनी हालात हैं उनका विश्लेषण कर रहा हूँ। आप अगर हमसे सहमत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 2024 का जो परिणाम है चौंकाने वाला होगा, और चौंकाने वाला मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरीके से कांग्रेस वापसी कर रही है, हिमाचल, कर्नाटक हौसले बुलंद हैं, वहीं हार का डर सताने लगा है बीजेपी को, ऐसा माना जा रहा है। और तो और आरएसएस के मुखपत्र ने कह दिया कि अब मोदी जी के चेहरे से और हिंदुत्व से काम चलने वाला नहीं है। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या सत्ता से दूर हो जाएगी बीजेपी? अभी जल्दबाजी होगी। बीजेपी ने अपने पूरे पत्ते खोले नहीं हैं। यूसीसी पाइपलाइन में है और उस पर आजकल काफ़ी काम हो रहा है, और इन्हीं मुद्दों से तो बीजेपी जीतती है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में था यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, धारा 370, राम मंदिर। धारा 370 बीजेपी हटा चुकी है, राम मंदिर शुरू हो जाएगा दर्शकों के लिए। अब यूसीसी पर कवायद चल रही है, तो कहीं 2024 का चुनाव यूनिफॉर्म सिविल कोड पर तो नहीं लड़ा जाएगा, जो कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं विपक्षी दल मजबूर हैं, उनसे कुछ करते नहीं बनना, यूसीसी को सपोर्ट करें या उसका विरोध करें। आप क्या राय रखते हैं, कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और पुनः आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।